कार्ल मार्क्स, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को। थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। जो डायलेक्टिक वर्ड है उसका मतलब होता है ऐसा मेथड जिसमें डायलॉग्स के द्वारा हम डिस्कशन करते हैं, इंटरैक्चुअल डिस्कशन होता है बाय डायलॉग्स। ये जो डायलेक्टिक वर्ड है ये कार्ल मार्क्स से पहले हीगल ने इसे इंट्रोड्यूस करा था और उनके आइडियाज़, उनकी थ्योरीज़ को कहते हैं हम डायलेक्टिक आइडियलिज्म, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी को हम कहते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, क्योंकि हीगल ने आइडियलिज्म, आइडल को माना था और यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने मटेरियलिज्म मतलब मैटर को इम्पॉर्टेंट माना है आइडियलिज्म या आइडल से। हीगल आइडिया को प्रेफर ज़्यादा करता है कि सबसे पहले आइडिया आया तब जाके बाद में चीज़ें आईं, और जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि मैटर मतलब मटेरियल वेलबिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया से, क्योंकि इकोनॉमिक बेसिस वो मानते हैं इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स की जो उनकी थ्योरी है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, उसमें 3 लॉ बताए गए हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट। सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ नेगेसिएशन ऑफ द नेगेसिएशन। द लॉ ऑफ ट्रांसिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। तो बेसिकली इनकी जो 3 लॉ हैं इसको ही हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की थ्योरी कहते हैं। तो सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे फिनोमेना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर 2 डिवीजन ना हो, मतलब एक जो फेवर में, एक उसके अपोजिट। ये जो अपोजिट हैं ये पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते एक ही जगह पे, जाहिर सी बात है इनमें कन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अपोजिट है। और ये जो करेक्टर है इनका अपोजिटनेस का, ये ही ज़रूरी होता है इनके बीच का स्ट्रगल जो करते हैं। जब कोई आपस में एक चीज़ पे एक ओपिनियन नहीं रखते, ज़ाहिर सी बात है उनके बीच में स्ट्रगल होता है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होती है। तो यहाँ पे भी ये बात कही गई है कि जो अपोजिट होते हैं उनके बीच में स्ट्रगल ज़रूर होगा, और इस स्ट्रगल से, इस कन्फ्लिक्ट से जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि इससे कोई एक नई चीज़ बनेगी, एक नया डेवलपमेंट होगा, एक चेंज आएगा। और ये एंडलेस है, ये प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा। फिर जो चेंज आएगा उसमें नई चीज़ बनेगी, उसमें भी 2 अपोजिट लोग होंगे या अपोजिट चीज़ें होंगी, फिर उनमें भी कन्फ्लिक्ट होगा, उससे नई चीज़ बनेगी। तो ये प्रोसेस जो है वो एंडलेस ही चलता ही रहेगा। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं, जो सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं जो कि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और जब वो स्ट्रगल करते हैं, जब उनमें कन्फ्लिक्ट होती है, स्ट्रगल करते हैं, तो उससे एक नया सिस्टम या एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया डेवलपमेंट या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोसाइटी की बात करें, जो हमने हिस्टोरिकल जो पहले पढ़ा था पहले पार्ट में, उसके अंदर ये चीज़ बता रखी कि सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है, उसका कैसा इवोल्यूशन होता है, क्या चेंजेस, क्या स्टेजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये जो लॉ है ये उसी पे ही निर्भर है। इस लॉ के मतलब डायलेक्टिक मटेरियलिज्म से ही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सोसाइटी का, जो कार्ल मार्क्स ने खुद दिया है। तो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले आता है स्टेज जो थी वो प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी थी। यहाँ पे कोई एक्सप्लोटेशन नहीं था, कोई क्लास नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल होती है, और एक इससे नई स्टेज बनती है सोसाइटी की जो है स्लेव ओनिंग सोसाइटी। उसके बाद वहाँ पे भी स्ट्रगल होता है 2 वर्गों के बीच में, 2 क्लास के बीच में, और फिर फेडरल सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट होता है। फिर उसमें भी स्ट्रगल होने के बाद कैपिटल सोसाइटी आती है, और फिर बाद में सोशलिज्म आ जाता है। और जो आइडल गोल था कार्ल मार्क्स का वो कम्युनलिज्म था, मतलब एक कम्युनल सोसाइटी बनाने का उनका गोल था। तो कहने का मतलब ये है जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है वो उनके जो 3 लॉज उन्होंने बताए उससे ही बेस्ड उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की अपनी थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के बारे में फोकस ज़्यादा करा है। अब हम सेकंड लॉ पे आते हैं जो है द लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ द नेगेशन। इसमें ही बताया गया कि डेवलपमेंट या चेंज आने के लिए नेगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, मस्ट होता है। क्योंकि अगर नेगेशन नहीं होगा तो स्ट्रगल नहीं होगी, जहाँ पे स्ट्रगल नहीं होगी अपोजिट के बीच में तो वहाँ पे कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई नया चेंज ही नहीं आएगा। तो नेगेशन का मतलब यहाँ पे स्ट्रगल को कहा गया है कि स्ट्रगल होना ज़रूरी है अपोजिट के बीच में, तभी एक नया डेवलपमेंट हो सकेगा। और यहाँ पे उस डेवलपमेंट में ये एक नया कैरेक्टर होगा कि उसमें जो पुराना एग्जिस्टिंग नेचर होगा उसकी थोड़ी सी कुछ चीज़ें नए वाले में भी आएंगी। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपने पेरेंट्स की होती है, जैसे जीन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कुछ अपना भी नया होता है, और प्लस जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होती है उनके भी कैरेक्टर्स उस चाइल्ड में आएंगे। ये तो एग्जाम्पल था साइंस का। अब हम पॉलिटिकल अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है
जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसे हमने हटा दिया, हमने उसे थ्रो भी कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अब भी ब्रिटिशर की यहाँ पे हैं। जैसे कि हम एजुकेशनल सिस्टम में देखते हैं, लीगल सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं, वहाँ पे अब भी चीज़ें उनकी रही हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे प्रोविजंस अब भी ब्रिटिश के प्रोविजन से मैच करते हैं, जो हमारा 1935 का एक्ट है स्पेशली वो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेज है वो रिपीट तो नहीं होती, लेकिन उसके कुछ फीचर्स उसके अगली स्टेज में आप देख सकते हैं। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि नेचर में हर एक चीज़ जो है वो कंटिन्यूस चेंजेस उसमें आते रहते हैं, और इसी लॉ को लेके उन्होंने ये बात कही है कि जो प्रोसेस है चेंज का वो सिंपल नहीं होता, वो ग्रेजुअल नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस का, जो कि रिजल्ट करता है क्वालिटेटिव चेंजेस में, पर्टिकुलर मूवमेंट में। कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुअल चेंज नहीं आता, सिंपल चेंज नहीं आता, हर चीज़ में क्वांटिटेटिव चेंज आता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है क्वांटिटेटिव चेंज का वो क्वालिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज क्या होते हैं? क्वालिटेटिव चेंज की अगर हम बात करें तो दो तरह की चेंजेस इसमें आएंगे। सबसे पहला, जो चीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन अब करती है, और दूसरा जो पहले करती थी और अब नहीं करती है, उसे हम क्वालिटेटिव चेंज बोलेंगे। और क्वांटिटेटिव चेंज क्वांटिटी से पता चलता है कि डाइवर्स, मतलब कि या तो कुछ कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर इसमें हम पॉलिटिकल एग्जाम्पल लें तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को ले सकते हैं। फ्रीडम के लिए हमने बहुत ज़्यादा मूवमेंट चलाए। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चले वो क्या एक दिन की बात थी? नहीं, वो क्वांटिटेटिव चेंज था। मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे और मूवमेंट्स करे, तब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली। और हमें फाइनली इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947, जब इंडिया एक फ्री कंट्री बना। तो ये जो क्वांटिटेटिव चेंज हुआ, हमने बहुत ज़्यादा काम किया तब जाके हमें फ्रीडम मिली। एक दिन का काम नहीं था, ग्रेजुअल चेंज नहीं था, सिंपल नहीं था, बहुत टाइम लगा, और 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो हम कहेंगे कि क्वांटिटेटिव चेंज क्या हुआ? हमने नेशनल मूवमेंट चलाए और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली, और तब जाके हमें एक क्वालिटेटिव चेंज क्या मिला कि हमें इंडिपेंडेंस मिली कॉलोनिज्म से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्वालिटेटिव चेंज तब आया जब हम क्वांटिटेटिव चेंज करा, क्वांटिटेटिव चेंज से ही क्वालिटी चेंज आया। तो ये था कार्ल मार्क्स का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को बताया, उनके 3 लॉज बताए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और वो ही थ्योरी बनाते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म को। और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का ही जो लॉज थे तीनों, उसको ही यूज़ करके कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की अपनी थ्योरी दी है।